आते हैं अगले विषय पर। अगला विषय क्या है? पर्यावरण आंदोलन, एक या अनेक, इस पर आते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए इस दुनिया में बहुत से आंदोलन चल रहे हैं, आज के समय पर बहुत से चल रहे हैं, लेकिन मुझे वो इफेक्टिवनेस नहीं दिख रही है जो दिखनी चाहिए, जो होनी चाहिए इसकी इफेक्टिवनेस, वो इफेक्टिवनेस मुझे दिखाई नहीं पड़ती है, जो कि दुर्भाग्य है इस दुनिया का, इस देश का। लोगों का वो समर्थन नहीं मिल पा रहा जो होना चाहिए। आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो एक जू में एक मिरर लगा हुआ होता है, और उसमें उसके ऊपर लिखा होता है वर्ल्ड्स बिगेस्ट एनिमल, वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल। अगर आप लोगों ने पढ़ी हो ये स्टोरी, इंग्लिश की चैप्टर में है, 11th में या 12th में ऐसी है, या 10th में, मुझे नहीं पता, याद नहीं है मुझे, लेकिन एक जू है, उसमें एक मिरर लिखा लगा हुआ है, और उसके ऊपर मिरर पर लिखा हुआ है वर्ल्ड, हाँ, वर्ल्ड डेंजरस एनिमल। तो अब जब जाओगे आप तो मिरर में देखोगे तो कौन दिखेगा? आप खुद दिखेंगे। तो वास्तविक तौर पर हमसे ज्यादा डेंजरस इस पृथ्वी के लिए कोई और नहीं है। इस पृथ्वी को वास्तविक तौर पर बर्बाद कोई कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? इंसान। इंसान किसके लिए? पैसे के लिए। इतना ज्यादा पैसे के लिए इंसान पृथ्वी को बर्बाद कर रहा है कि कोई कहने की बात नहीं है। और ये सरासर अन्याय है, ये सरासर अन्याय है। मेरी बात को समझो आप लोग, आपसे कह रहा हूं मैं, आप अगर नहीं समझेंगे ना तो इस दुनिया को कोई और नहीं बचा पाएगा। आप बचा सकते हैं, हम बचा सकते हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस नहीं है, ये आपके जीवन की साइंस है। और इस जीवन की साइंस को अगर आज आपने नहीं समझा तो आप आने वाले भविष्य को कुछ नहीं दे पाएंगे। मैं यमुना के घाट पे गया था कुछ दिन पहले, और जब मैंने यमुना की दशा देखी तो मेरा मन व्याकुल हो उठा कि हमारी सरकारों और हमारी जनता की आंखें कब खुलेंगी। किनके लिए हम काला धन कमा रहे हैं? फिर पिताजी इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। पिताजी को तो यही नहीं पता कि आने वाले बच्चे का भविष्य रहेगा या नहीं रहेगा। आपका बच्चा तो वैसे ही मर जाएगा, सांस ही नहीं ले पाएगा, तो पैसे का क्या अचार डालोगे? बताओ मुझे, पैसे का क्या अचार डालोगे? इस दुनिया की हवा ही नहीं अच्छी रहेगी, पानी ही अच्छा नहीं रहेगा। दिल्ली में दोनों संकट है, सांस का भी और प्यास का भी। दोनों संकटों से दिल्ली जूझ रही है, लेकिन दिल्ली की जनता को फर्क ही नहीं पड़ता। ले चकना, ले दारू, बैठ के पियो धड़ाधड़, मनाएंगे दिवाली, पटाखे फोड़ेंगे हम। कर लो भाई, कर लो। हमारे धर्म के समय पर ही ये याद आता है, हमारे धर्म मत करो। मेरा धर्म, मेरा धर्म, धर्म भी तभी रहेगा ना जब ये पृथ्वी रहेगी। इस पृथ्वी से ही तो है ना धर्म, कि पृथ्वी खत्म हो जाए तो धर्म बच जाएगा। धर्म को मानने वाली ये जनता भी तो रहनी चाहिए। भगत के वश में है भगवान। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, असल धर्म में तो पृथ्वी की उपासना लिखी हुई है। अगर आप भारत का सच्चा धर्म पढ़ेंगे, सनातन का वास्तविक आधार समझेंगे, तो वो प्रकृति पूजा है ना। लेकिन प्रकृति पूजा कौन कर रहा है? बस भगत के वश में है भगवान। चलो आगे सुनते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं। ठीक है। पर्यावरण हानि की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पेशकदमी की है, हम उसके बारे में जान चुके हैं। लेकिन इन चुनौतियों के मद्देनजर कुछ महत्वपूर्ण पेशकदमियां सरकार की तरफ से नहीं, बल्कि विश्व के विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण के प्रति सचेत कार्यकर्ताओं ने की है। इन कार्यकर्ताओं में कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बाकी स्थानीय स्तर पर सक्रिय हैं। सच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ। हम लोग भी अगर एक एक पेड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, एक एक पेड़ की, सिर्फ अपने लिए एक पेड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, अगर हम एक पीपल के पेड़ को चला लेते हैं ना, तो वो आपके 100 सालों को शुद्ध कर देगा। 100 साल की हवा आपके घर के लिए तो 100 साल के लिए वो जीवन दे देगा।
मेरे गांव में मेरे घर पर कितने पेड़ हैं? कम से कम 15 पेड़ हैं मेरे द्वार पर। 3 जामुन के पेड़ हैं, 3 नीम के पेड़ हैं, और फिर आम के पेड़ हैं, अमरूद का पेड़ है, और फिर दूसरे पे कम से कम 8 पेड़ हैं। तो कम से कम इतना तो आपको करना ही पड़ेगा गांव में, इसीलिए तो अच्छा लगता है ना, इसीलिए तो अच्छा लगता है ना। शुद्ध हवा है वहां पर, शुद्ध भोजन है वहां पर, शुद्ध जल है वहां पर, सब शुद्ध है, तो वहां जीवन भी शुद्ध हो जाता है। शरीर जरूर काला पड़ जाएगा, लेकिन खिला खिला नजर आएगा, खिला खिला नजर आएगा। धूप जरूर आपके चेहरे को काला कर देगी, लेकिन खिली खिली चेहरा खिला खिला रहे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो इस देश, इस विश्व के पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, और हमें भी उसमें एक कदम बढ़ाना चाहिए। हमें भी एक कदम बढ़ाना चाहिए और हमें भी उसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये पर्यावरण ही वास्तविक जीवन है, यही है जीवन। और अगर इसको नहीं समझ पाए तो हम कुछ नहीं समझ पाए। जाओ, मुक्ति आज ही मिलेगी आपको। चलो आगे सुनो। आज पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन सबसे ज्यादा जीवंत, विविधता पूर्ण तथा ताकतवर सामाजिक आंदोलन में शुमार किए जाते हैं। सामाजिक चेतना के दायरे में ही राजनीतिक कार्रवाई के नए रूप जन्म लेते हैं या उन्हें खोजा जाता है। इन आंदोलनों से नए विचार निकलते हैं। इन आंदोलनों ने हमें दृष्टि दी है कि व्यक्तिक और सामाजिक जीवन के लिए आगे के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ कुछ उदाहरणों की चर्चा की जा रही है, जिससे पता चलता है कि मौजूदा पर्यावरण आंदोलनों की एक मुख्य विशेषता उनकी विविधता है। देखो, कुछ उदाहरण आपके सामने रखे जा रहे हैं, सुनना बहुत ध्यान से। दक्षिणी देशों मसलन मैक्सिको, चिले, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशिया अफ्रीका और भारत के वन आंदोलनों पर बहुत दबाव है। 3 दशकों से पर्यावरण को लेकर सक्रियता का दौर जारी है। 3 दशक मतलब 30 सालों से, ठीक है। इसके बावजूद तीसरी दुनिया के विभिन्न देशों में वनों की कटाई खतरनाक गति से जारी है। मतलब विकसित विकासशील देशों में आज भी वनों की कटाई बहुत तेजी से की जा रही है, जो कि बहुत ही बुरी बात है इस विश्व के पर्यावरण के लिए। भारत में भी बहुत बड़े स्तर पर कटाई की जा रही है, आप लोगों को पता ही नहीं चलता, हमारे देश का न्यूज चैनल ये दिखाता ही नहीं है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा मीडिया सबसे खराब है। जिस चीज को सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए वो चीज दिखाई ही नहीं जाती। ये इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश में नदी पर बात नहीं होती, नदियों पर बात नहीं होती, नदियों की स्वच्छता पर बात नहीं होती, हवा की स्वच्छता पर बात नहीं होती। बात होती है तो सिर्फ किस पर? हिंदू मुस्लिम पर, हिंदू मुस्लिम पर। अरे यार, हिंदू मुस्लिम भी तभी रह पाओगे जब ये धरती बचेगी, नहीं कहां जाओगे रहने के लिए? हाँ, चांद पर भी पहुंचने के लिए आपको बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, आपके पास नहीं है वो टेक्नोलॉजी। अमेरिका भी इतने लोगों को नहीं ले जा सकता अपने ही देश के, अभी चांद पर रहने लायक स्थिति नहीं है, और मुझे नहीं लगता आने वाले 100 सालों में भी हो पाएगी। और 100 साल अगर हमने इस प्रकार से काम किया ना, जैसे आज हम कर रहे हैं, ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। गर्मी में तापमान पता है कितना पहुंच जा रहा है आजकल? 50 के ऊपर पहुंच रहा है। खोल रही है धरती, कब फट जाए कोई पता नहीं है, और हम पेड़ काटने में मशरूफ है। काटो काटो पेड़ काटो चल रहा है अभियान। आप और हमारा भविष्य संकट में, मम्मी पापा का नहीं है अब, उनकी तो उम्र बीत गई, बीत गई उनकी उम्र। जो 40 पार कर गया ना, उसने अपने जीवन के 40% जी लिए। मैं 100 साल मान के चल रहा हूं हर व्यक्ति के जीवन को। 70 में भी निपट जाता है कोई, 60 में भी कोई निपट जाता है, 60 के बाद कोई निपटता है तो हमें उतना दुख नहीं होता, लेकिन 40 में कोई निपटता है तो दुख होता है, 30 में निपटता है तो बहुत होता है, बहुत होता है, अपार दुख होता है। 20 में निपटता है तो बहुत ही ज्यादा दुख होता है, बहुत ही ज्यादा दुख होता है। 10 में तो चलो
अभी तो उसने जीवन के 10 ही साल देखे थे, कम होता लेकिन 20 साल का कोई निपटता है तो बहुत दुख होता है। नहीं, 20 साल पाला पोसा नहीं, वो अब एक नए एक नई ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़ रहा है, समझ में, उससे लगाव एक अलग लेवल का होता है। हमारा लगाव तो 5 दिन में हो जाता है किसी से, हमें इंसान है हम, ठीक, लगाव की बात नहीं, उससे हमारी उम्मीदें एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, समझ में नहीं बात, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। एक माँ से पूछो जब उसका जवान बेटा मरता है तो वो ही बता सकती है, क्योंकि वो पालती है, वो पूछती है, तो उसे ही पता होता है कि क्या है उसका दुख, क्या है उसका दर्द। बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है, और उस दर्द और दुख को कोई भी नहीं समझ सकता है, कोई भी नहीं, न मैं और न आप, क्योंकि हम तो मम्मी पापा है ही नहीं, है ना। पिछले दशक में विश्व के विशालतम वनों का विनाश बढ़ा है, बड़े बड़े वनों को काटा जा रहा है, सिर्फ किसके लिए? पैसा 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 पैसा। और इनको बचाने के लिए कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, सोचो सोचो, अपार पैसा, जितना आप कमा नहीं रहे उसका 100 गुना आपको खर्च करना पड़ेगा, 100 गुना। लेकिन इतना लंबा सोचता कौन है? अभी करंट सिचुएशन, हम खा ले, हमारा पेट फुल हो जाए, आने वाला भविष्य जाए भाड़ में। नेताजी तो ये सोच रहे हैं, नेताजी तो ये सोच रहे हैं। तो जब नेता आप मूर्ख चुनोगे ना, तो देश भी मूर्खता की तरफ ही जाएगा। आज आपके देश में कितनी पर्यावरण पर डिबेट हो रही है, आपके टीवी पर देखती हो, कितनी होती है? नील बटा सन्नाटा। और सबसे बड़ा कारण है इस देश की जनता, क्योंकि इसको तो मसाला पसंद आता है, इसको तो बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस नहीं। देखो भाई, उस शो की इतनी टीआरपी है तो ऐसे तो नहीं है ना, हाँ, 13वां सीजन या 14वां सीजन चल रहा है ना उसका, है ना, देख लो, ज्यादा, उससे ज्यादा, तो उसकी टीआरपी इतनी है, तभी तो वो उसके 3 तरह के वैरायटी ऑफ शो आ चुके, 2 वैरायटी ऑफ शो आ चुके हैं ना, एक ओटीटी है, एक टीवी है, एक लाइव चलता है जियो। कैसे चल रहा है भाई, कैसे चल रहा है? ये जनता की डिमांड है ना, इस जनता को पर्यावरण से कोई मतलब ही नहीं है। ठुमके की वीडियो देखो, डालो, अभी कितना जाएगी वो, उसका रेंज, और यही पर्यावरण पर बात करती हुई वीडियो डाल दो, कितनी जाएगी? ज्यादा ज्यादा 200 व्यू, 500 व्यू, 1000 व्यू, 2000 व्यू, बस, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों को, इंटरेस्ट तो ठुमके में है। अरे मान लो ठुमके, मर जाओगे, काम खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसी बात पे। खनिज उद्योग पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर उद्योगों में से एक है। खनिज मतलब जो पृथ्वी में संसाधन है, जो मिनरल्स हैं, उनको उनको निकालने की होड़ ने ही पृथ्वी को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के कारण दक्षिणी गोलार्ध के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खुल चुकी है। खनिज उद्योग धरती के भीतर मौजूद संसाधनों को बाहर निकालता है, रसायनों का भरपूर उपयोग करता है, भूमि और जल मार्गों को प्रदूषित करता है और स्थानीय वनस्पतियों का विनाश करता है। इसके कारण जन समुदायों को विस्थापित होना पड़ता है। कई बातों के साथ इन कारणों से विश्व के विभिन्न भागों में खनिज उद्योग की आलोचना और विरोध हुआ है। लेकिन खनिज उद्योग इतना आर्थिक तौर पर ताकतवर होता है कि वो बड़ी बड़ी सरकारों को हिला देता है। और आज वैश्वीकरण ने, अमेरिका ने वैश्वीकरण इसलिए नहीं कराया है कि उसे विश्व को आर्थिक तौर पर संपन्न बनाना है, इसलिए नहीं, उसने वैश्वीकरण इसलिए कराया है जिससे कि वो हर देश के प्राकृतिक संसाधनों को लूट सके और अपने जेब में पैसा डाल सके, इसलिए अमेरिका ने कराया है। इस बात को समझिए आप,
वैश्वीकरण, अगला चैप्टर यही है, वैश्वीकरण है आपका। तो आप समझिए अमेरिका की मानसिकता को आप समझिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं अमेरिका की मानसिकता को, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। समझ में आई बात? अमेरिका की मानसिकता क्या है वैश्वीकरण के पीछे? आपके विकासशील देशों के बाजारों में घुसना, अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों को घुसाड़ना और वहां के प्राकृतिक संसाधनों को निकालना। कौन से प्राकृतिक संसाधन? खनिज संसाधनों, जो पृथ्वी में, जो उनके जंगलों में दबे पड़े हैं, उनको निकालकर उनका यूज करना ज्यादा से ज्यादा। अब भाई जहां कंपनी लगेगी वहीं का पानी भी यूज होगा, वहीं के लोग भी यूज होंगे, वहीं के रॉ मटेरियल्स भी यूज होंगे। तो देश किसका बर्बाद हो रहा है? आपका। जहां पर फैक्ट्री लगी है, जहां पर फैक्ट्री लगी है, और प्रॉफिट कौन कमा रहा है? जहां की कंपनी है। स्वाभाविक सी बात है। भारत में आईटीसी काम करती है। आईटीसी का नाम सुना है? क्लासमेट का नाम सुना है? क्लासमेट, हाँ सुना है? बिंगो टेढ़े मेढ़े, हेड एंड शोल्डर्स, नाम सुना है इनका? तो ये सारे के सारे आईटीसी के ब्रांड्स हैं। और आईटीसी कहां की कंपनी है? अमेरिका। अमेरिका, समझ रहे हैं आप? पेड़ पेड़ कहां की काट के कॉपियां बनाई जा रही है? भारत की। फैक्ट्रियां कहां लगी हैं? भारत में। ह्यूमन रिसोर्स कहां का यूज हो रहा है? भारत का। लेकिन प्रॉफिट कौन कमा रहा है? आईटीसी अर्थात अमेरिका। बात समझ रहे हो? आप बात को समझ रहे हो ना? What is the meaning of globalization? That is a globalization. आपके देश के प्राकृतिक संसाधनों को लूटा जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल पा रहा है, because of lack of education, because your teachers not teach like that. जैसे उन्हें पढ़ाना चाहिए वैसे वो नहीं पढ़ा रहे हैं। बोलो वर्षा, जो बोल रही थी वो बोल, ठीक है। इसका एक अच्छा उदाहरण फिलीपींस है, जहां कई समूहों और संगठनों ने एक साथ मिलकर एक ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ अभियान चलाया। इस कंपनी का विरोध खुद इसके स्वदेश यानी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इस विरोध के पीछे पारमाणविक शक्ति के मुखालफत की भावना काम कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में इस कंपनी का विरोध ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के बुनियादी अधिकारों की पैरोकारी के कारण भी किया जा रहा है। कुछ आंदोलन बड़े बांधों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। अब बांध विरोधी आंदोलन को नदियों को बचाने के आंदोलन के रूप में देखने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, क्योंकि ऐसे आंदोलनों में नदियों और नदी घाटियों के ज्यादा टिकाऊ तथा न्याय संगत प्रबंधन की बात उठाई जाती है। 1980 के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में चला, ऑस्ट्रेलिया में चला। यह आंदोलन फ्रैंकलिन नदी तथा इसके परिवर्तित वन को बचाने का आंदोलन था। यह वन और विजनपन की पैरोकारी करने वाला आंदोलन था ही बांध विरोधी आंदोलन भी था। अब बांध विरोधी आंदोलन भी हो रहे हैं। जैसे भारत में भी एक बड़े लंबे समय तक नर्मदा बचाओ आंदोलन चला, जो सरदार सरोवर डैम बना हुआ है ना गुजरात में, उसके खिलाफ चलाया गया था। ये हम आने वाली नेक्स्ट किताब में बहुत विस्तार पूर्वक समझेंगे। इस चैप्टर को भी एनसीईआरटी ने हटा दिया है आपके टॉपिक से, 7वां चैप्टर है। अब एनसीईआरटी से पूछो ना क्यों हटा रही है ऐसे महत्वपूर्ण चैप्टर? क्या आपको आंदोलन का महत्व तो नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? इस देश में आपातकाल क्यों लगा, कभी सोचा है आप लोगों ने? आंदोलन के कारण ही लगा। इंदिरा गांधी इतना खौफमयी हो जाती है कि उन्हें आपातकाल लगाना पड़ता है। वो जेपी की ताकत थी, जयप्रकाश नारायण की ताकत थी, उनके आंदोलन की ताकत थी। इस बात को समझिए आप लोग। आप भारत का भविष्य हैं। आप नहीं सवाल करेंगे तो कौन करेगा सवाल? इस देश की सरकार से, इस देश की जनता से पूछिए सवाल एक बार अपने आप से। आगे सुनिए। फिलहाल दक्षिणी गोलार्ध के देशों में
तुर्की से लेकर थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका तक तथा इंडोनेशिया से लेकर चीन तक बड़े बांधों को बनाने की होड़ लगी है। भारत में बांध विरोधी और नदी हितैषी कुछ अग्रणी आंदोलन चल रहे हैं। इन आंदोलनों में नर्मदा आंदोलन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, मैंने पहले ही आपको नाम ले लिया। यह बात ध्यान देने की है कि भारत में बांध विरोधी तथा पर्यावरण बचाव के अन्य आंदोलन एक अर्थ में समान धर्मी है, क्योंकि ये अहिंसा पर आधारित हैं। ये हम बहुत विस्तार पूर्वक समझेंगे, ठीक है, अगली क्लास में बहुत विस्तार पूर्वक। और अगली क्लास में हम भू राजनीति को समझेंगे, भू संसाधन की राजनीति क्या है, संसाधनों की राजनीति क्या है, और इस राजनीति ने वैश्वीकरण को कैसे बढ़ावा दिया है, इस बात को भी हम बहुत विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आज की क्लास यही बाइंड अप करते हैं और मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।